वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब हम आज डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फार्मूले को डेराइव करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि अब तो हम फार्मूला बना देंगे भाई डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सारे फार्मूले आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे फार्मूले आप डेराइव कर लोगे, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम समझेंगे एक एक करके अभी। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने बताया था आपको कि कैसे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके, या हमने बताया था कैसे आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कोई इक्वेशन या फार्मूला दिया है उसकी करेक्टनेस को बता सकते हो कि वे सही है या नहीं है। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस आपको बताए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, आपसे कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन पर लिंक होगा, वहां पे जाकर देख सकते हैं। खैर चलिए, आइए हम आज नया टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे भाई? डेरिवेशन। ओके, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। ओके, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय यूजिंग, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए, मेरे साथ साथ चलना है, ठीक है ना। चलिए, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, ओके, एनालिसिस। देखिए, हम क्या करेंगे इसमें, डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से फार्मूले को डेराइव करेंगे। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, हम छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखिए, इसमें क्वेश्चंस को ही लेना है भाई। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 पहला करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखा है लीनियर, आप समझ रहे होंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंट, हाँ सर, हम तो इसको क्लास 9th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए थे ना। P इक्वल टू एम भी, हाँ वही वाला है। तो लीनियर मोमेंटम है किसी बॉडी का। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? मास पे, ठीक है ना। मास ऑफ अ बॉडी एंड किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का डिपेंड कर रहा है बॉडी के मास पे और बॉडी के वेलोसिटी पे। पूरा क्वेश्चन मतलब हम अपने से बना दिए, ठीक है। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको पता है। देखिए, 1 मिनट के लिए, हाँ मैं जान रहा हूँ आपको फार्मूला पता है, P इक्वल टू एम भी, तो कुछ क्षण के लिए भूल जाइए वो फार्मूला। P इक्वल टू एम भी होता है, बस आपको पता है कि P मोमेंटम होता है भाई, लीनियर मोमेंटम। तो आपको हमने बताया था डायमेंशन निकालने, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, P मतलब लीनियर मोमेंटम, हाँ इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको बताया थे। जैसे P इक्वल टू एम भी होता है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? या तो देखिए, आप यूनिट से निकालिए या तो फार्मूला से डायमेंशन निकालिए, ठीक है ना। तो इसका यूनिट भी होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या तो मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए, मास का हो जाएगा m और वेलोसिटी का मतलब क्या है? डिस्टेंस अपन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लेंथ अपन टाइम, मतलब हो गया mL/T⁻⁻1। देखिए, मोमेंटम का आपको ये डायमेंशन पता हो गया, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब देखिए, हमको क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि लीनियर मोमेंटम किसी बॉडी का डिपेंड करता है बॉडी के मास पे और बॉडी के वेलोसिटी पे। तो देखिए कैसे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक स्टेप ध्यान से देखना है। सबसे पहली बात कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम P हो गया। लीनियर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास पे, तो हमने मान लिया कि जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास पे। अब यहाँ पे ऊपर आपको पावर x, y, z कुछ भी ले लेना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये प्रोपोर्शनल है m की पावर x के। आपको यहाँ पे जो x, y, z हम पावर में लेंगे, वे क्या है? डायमेंशन है। बात समझ में आ रही है? डायमेंशन बताए थे, डायमेंशन आर द पार्ट्स। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार फिर से करा है, प्रीवियस वीडियो देख कर आइए, बहुत मजा आ जाएगा तब। देखिए, अच्छा फिर क्या कर रहा है अभी? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, अभी हम बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपको क्या दिक्कत है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो वेलोसिटी को V से दिखाते हैं, मान लेते हैं कि इसके पावर y है। हाँ, आप कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्यों कर रहे हैं। अब देखिए,
यहाँ पे ये नहीं दिया है कि भाई वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्जली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वे कह रहे हैं कि डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे डायमेंशन है ना, एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 आया तो 1 लिखेंगे तो m के पावर 1 मतलब m हो जाएगा, तो दिखाएगा कि हाँ भाई प्रोपोर्शनल है। हमको भाई फार्मूला डिराइव करना है, बात समझ में आ रही है। हाँ -1 आ गया तो अब ऐसे हो जाएगा ना, p इनवर्जली प्रोपोर्शनल टू m, बात समझ में आ रही है। तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू डिपेंड कराएगी कि वे क्या आएगा। अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कभी भी आपको ऐसे दिया है डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी, तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना है p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर x और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v के पावर y। अब दोनों अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो क्या होगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर x v के पावर y होगा कि नहीं, हो जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दिए। अब देखिए कभी भी जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं आया के, और बाकी जो बच गया उसको ऐसे लिख देंगे m के पावर x b के पावर y। क्लियर हो गया। अब आपको हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर नहीं देखें तो वे वीडियो का लिंक ऊपर है, देख सकते हैं। अब देखिए अगर वे नहीं देखें ना फिर भी देखिए, आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये है कि LHS का जो डायमेंशन होगा वे RHS के डायमेंशन के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसका मतलब हम समझ गए हैं कि डायमेंशन ऑफ P, या तो बोल सकते हैं ऐसे लिख ली, डायमेंशन ऑफ LHS किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ RHS के। मतलब LHS वाले जो साइड में है उसका डायमेंशन और RHS वाले में जो है उसका डायमेंशन, दोनों का क्या होगा, डायमेंशन इक्वल होगा। तो देखिए P का डायमेंशन क्या होगा, P का डायमेंशन हमको पता है भाई क्या होगा, MLT के पावर -1। क्लियर हो गया, इक्वल टू। अब देखिए K कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे जो K है इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और हमेशा ये भी याद रखिएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हमेशा डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, याद हो गया, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने के लिया है वे क्या है, डायमेंशन लेस है, लिया है तो डायमेंशन लेस है। अभी आगे हम बताएंगे, अभी हमने शून्य पे चला, शून्य से शिखर पे पहुंचना है, ध्यान से देखिएगा, अभी लेवल बढ़ता जाएगा, एकदम अभी छोटा सा ही, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई के डायमेंशन लेस है, भाई के डायमेंशन लेस है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे m क्या है भाई, मास है, और मास को हम किससे दिखाते हैं, m से, तो m के पावर हो गया x। देखिए v है, अब v का क्या होता है भाई, v का देखिए v क्या है, वेलोसिटी है ना, अब वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये भाई डिस्टेंस है या टाइम है, तो हो गया L/T, मतलब LT के पावर -1। तो यहाँ पर रख दीजिए LT के पावर -1 की पावर कितना भाई, y रख दिए। क्लियर हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे भाई, देखिए हो गया MLT के पावर -1 इक्वल टू के m के पावर x। अब देखिए यहाँ पे l के पावर कुछ नहीं तो 1, तो देखिए l के पावर 1 है, अब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा l के पावर y, इसमें करेंगे तो देखिए t, देखिए -1 के पावर y तो -y हो जाएगा। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, पता है ना आपको, जो पावर में होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए m के पावर x हो गया, ये l के पावर y हो गया, ये t के पावर -y हो गया। तो अब क्या करेंगे, m वाले को m से इक्वेट करेंगे, l वाले को l से इक्वेट, t वाले को t से इक्वेट। बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे m है तो कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा, m के पावर x से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए बेस सेम, ऊपर का इक्वल होगा, x इक्वल टू 1 हो गया। चलिए आगे करते हैं। देखिए ये क्या है, l, इधर क्या, l के पावर y, कुछ नहीं तो 1, मतलब y की वैल्यू 1 हो गया। देखिए t के पावर -1 इक्वल टू t के पावर -y, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, -1 इक्वल टू -y, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू 1 हो गया, y की वैल्यू 1 हो गया, आकर इसमें पुट कर दीजिए भाई, p इक्वल टू क्या हो गया, k
m के पावर x की वैल्यू 1, v और इसके पावर क्या y की वैल्यू 1, मतलब आ गया p इक्वल टू के एम भी। अब के कहाँ जाएगा भाई? तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस का यही लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है भाई? कि के की वैल्यू ये नहीं बताता है। बात समझ में आ रही है? इसे हम प्रैक्टिकली लिख देते हैं के इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू प्रैक्टिकली 1 होती है। देखिए एग्जाम में आ जाए, अब मान लीजिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता है या तो गिवन में नहीं है, तो आप इतना पे भी छोड़ दीजिएगा ना, तो ये आंसर सही है। पहले ये याद रखिएगा, ठीक है ना? ये ना सोचिएगा कि पूरा फार्मूला प्रूफ कर दे, नहीं। के की वैल्यू आपको दिया है तब तो ठीक है, आ रहा है तभी ठीक है, लेकिन नहीं दिया है ना, इतने पे छोड़ दीजिएगा, ये भी सही है। क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि वे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मींस के की वैल्यू वे नहीं बता पाता है। क्लियर हो गया? हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब बताइए कि के की वैल्यू हम कहाँ से पता करें? नहीं हो पाएगा, ये इसका लिमिटेशन है। तो यहीं पे भी छोड़ दीजिए, या तो प्रैक्टिकली के की वैल्यू 1 होती है तो 1 रखेंगे तो आ जाएगा p इक्वल टू एम भी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार जो है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक ही अभी बहुत सारी कमी है, बस अभी तो उजागर करें धीरे 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 धीरे, तो ठीक है ना? तो अभी हमने एक चीज बाय लिमिटेशन सीख ली, दिमाग में भर दिए। हाँ, क्या भर दिए भाई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का क्या होता है? क्या होता है भाई? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पहला नंबर के डायमेंशनलेस होते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ये बता नहीं पाता है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जैसे आप पढ़े होंगे फोर्स का फार्मूला। अभी छोटा छोटा चल रहा है, ऐसा मत सोचिए कि एक ही बार बड़ा बड़ा नहीं, पहले छोटा छोटा समझना है आपको कि कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम मजे से। देखिए अगला क्वेश्चन है फोर्स एफ, ठीक है ना? फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन, शॉर्ट में लिख दे रहा है ऐसा, ठीक है ना? फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास ऑफ बॉडी एंड सेकेंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, देखिए तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर क्या एफ। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो फोर्स है, मान लीजिए कोई पार्टिकल का है, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना? तो देखिए फोर्स, किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, तो फोर्स डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे। तो बताइए फोर्स का फार्मूला क्या होगा या फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? सबसे पहली बात, आप तो जान रहे हैं भैया कि F इक्वल टू होता है ma, लेकिन मान लीजिए कुछ समय के लिए भूल जाइए, F इक्वल टू ma होता है, तो हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हम फार्मूला मिलाएंगे? ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप, जैसे अभी बताया ना उसी प्रकार से हम करना है। सबसे पहली बात देखिए, फोर्स डिपेंड किस पे करता है? फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, पावर में क्या लिख देंगे? x, ये क्या है? डायमेंशन है। उसी तरह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, पावर में लिख दे रहे हैं y। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे शॉर्ट में a एक्सेलरेशन है और m क्या है भाई? मास है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। क्या होता है भाई? mlt के पावर -2। और नहीं निकालने आता है तो भाई फोर्स का यूनिट तो याद कर लीजिए, फार्मूला याद है ना, F इक्वल टू ma। नहीं याद है तो ये याद कर लीजिए, कोई तो याद होना चाहिए, तो ये वाला याद कर लीजिए। अब बार बार देखिए, याद कर लेंगे, दो चार ऐसे चीज़ें जिसको याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, तुरंत जो है कि बड़े बड़े चीज़ों का डायमेंशन निकाल लेंगे। तो जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होगा तो उसमें एफ का आप बैठ के लिखेंगे नहीं, आपको याद कर लेना है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको याद करना ही पड़ता है, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, mlt के पावर -2। चलिए इधर आते हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m के पावर x, a के पावर y। प्रोपोर्शनल हटाइए, एक कांस्टेंट टर्म लाइए, m के पावर x, a के पावर y। इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, हमको पता है कि LHS का जो डायमेंशन होगा वो RHS के इक्वल होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ F इक्वल टू डायमेंशन ऑफ
के एम के पावर एक्स ए के पावर वाई। यहाँ पे के क्या है बता सकते हैं? के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और के हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा अभी बताएं? एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2। इधर आ जाइए, के है तो भाई के लिख लीजिए। और एम 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 का मतलब मास, तो मास हो गया एम। अच्छा, पावर में एक्स है, पावर में एक्स लिख दिया भैया। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं? 9th में पढ़े हैं सब। अच्छा, मीटर मतलब लेंथ एल अपान, सेकेंड का मतलब टाइम, टाइम स्क्वायर मतलब एल टी के ऊपर भेज देंगे तो एल टी के पावर -2 हो गया। अच्छा, तो मतलब हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी के पावर -2 के पावर वाई। क्लियर हो गया? एक स्टेप। अगर कोई डाउट हो गया तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, एम एल टी के पावर -2 इक्वल टू के एम के पावर एक्स। अब देखिए, ये देखिए कुछ नहीं तो पावर में 1 होता है, मल्टीप्लाई करे वाई से तो एल के पावर वाई होगा। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टी के पावर -2y हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या बोले इक्वेट करने को ना, तो देखिए मास वाले को मास से इक्वेट करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m के पावर x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो जब बेस सेम तो पावर वाला भी सेम, तो x इक्वल टू 1। क्लियर है? चलिए, l वाला l के पावर 1 और इधर क्या दिया? l के पावर y, तो y इक्वल टू 1। तो वैसे x और y की वैल्यू चाहिए थी तो ये आ गया। देखिए f इक्वल टू क्या पता है? k m के पावर x, x की जगह क्या लिख सकते हैं? 1, a के पावर वाई, वाई की वैल्यू 1, तो ये हो गया F इक्वल टू के एम ए। फिर वही बात फिर से बता रहे हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का ये लिमिटेशन है, ये कमी है। लिमिटेशन का मतलब कमी। ये क्या कमी है भाई? डायमेंशनल एनालिसिस का ये कमी है, लिमिटेशन है कि वे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू नहीं बता पाता है, या तो हम नहीं पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इक्वल टू हो गया आपका एम ए। एग्जाम में अगर ना समझ में आया तो ये वाला भी लिख देंगे, बहुत है, मतलब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर दिया होगा भाई के की तो लिखना है, ऐसा मत कीजिए छोड़ दीजिएगा। हाँ चलिए, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कर सकते हैं, ठीक है ना। मिटा दे। चलिए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए करके देखते हैं, डरना नहीं है। देखिए, जब बड़ा क्वेश्चन हो तो ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़िए, तब आपको आधा चीजें ऐसे ही समझ में आ जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया अभी। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसको भी से दिखाना है, ठीक है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसको भी से दिखाना है, तो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस। देखिए, कह रहा है कि एक पाइप है जिसका रेडियस आर है, तो उस पर डिपेंड करता है, और प्रेशर ग्रेडियंट पी अपॉन एल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो भी है वह डिपेंड करता है किस पे? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब कि एटा पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जब आप पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स तो उसमें ये सारी बातें आएंगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, क्योंकि उसमें बर्नौली वाले में सब मिलेगा। हाँ, बर्नौली प्रिंसिपल होगा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। खैर, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके फार्मूला डेराइव करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मतलब भी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मीन्स भी। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो भी डिपेंड करता है किस पे? पाइप जो है ना, जैसे ये देखते हैं ना आप, ऐसे इधर बना दे रहे हैं। देखिए ये पाइप है, तो पाइप में से ऐसे नहीं पानी निकलता है, तो पर सेकेंड कितना फ्लूइड मतलब कितना लिक्विड निकल रहा है उस पाइप से, तो उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, बात समझ में आ गई? तो वे कह रहा है कि डिपेंड करता है किस पे? पाइप के रेडियस पे। तो रेडियस भाई आर है, पावर में हमने एक्स ले लिया डायमेंशन के रूप में। अच्छा, फिर कह रहा है कि जो भी है वे डिपेंड करता है किस पे? प्रेशर ग्रेडियंट, जिसे पी अपॉन एल कहते हैं। पी अपॉन एल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, ठीक है ना। तो इस पे डायमेंशन ले लिया हमने वाई, ओके। और फिर कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो है भी, वे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा पे, तो हमने इसको मान लिया जेड। इतना समझ में आ गया? एक एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है। अब तीनों को कंबाइन कर लेंगे तो क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो डायरेक्ट ऐसे ले रहे हैं, कोई दिक्कत? भी इक्वल टू के आर की पावर एक्स
आर के पावर एक्स, पी अपान एल के पावर वाई और एटा के पावर जेड। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बताया कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस डायमेंशन ऑफ आर एच एस के इक्वल होगा। चलिए लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ एल एच एस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस होगा कि नहीं होगा। चलिए तो देखिए भी क्या है, थोड़ा भी पे ध्यान दीजिए। भी का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, उसी को बोलते हैं। या तो पर सेकेंड नहीं बोले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड दिया ना, इसका मतलब होता है लिक्विड पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। तो अब भाई पर सेकेंड फ्लो करेगा तो भाई देखिए, मान लीजिए कि लिक्विड निकला, इसमें से लिक्विड निकलेगा तो मतलब वॉल्यूम ना, वॉल्यूम से मतलब है तो वॉल्यूम अपान क्या, टाइम, इसी को बोलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जैसे लिक्विड कितना निकला तो देखिए भी पर सेकेंड टी। तो देखिए तो भी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, एल क्यूब। आप पढ़े होंगे ना, एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम का फार्मूला। तो चूंकि यहाँ पे एल क्यूब होता है, कोई भी वॉल्यूम हो, अपान में टी टाइम है तो टी हो गया, मतलब ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भेज देंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एल के पावर 3, इसको ऊपर करेंगे तो टी के पावर -1, मतलब एल एच एस का डायमेंशन हो गया इक्वल टू, इधर देखिए के तो भाई कांस्टेंट है, के हो गया। देखिए आर क्या है, रेडियस है, रेडियस का मतलब लेंथ है, तो ये हो गया एल, एल के पावर एक्स। बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अब है पी अपान एल, पी अपान एल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए पी का मतलब प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर। अब प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया, तो फोर्स का होता है एम एल टी पे -2 और एरिया का मतलब एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कट गया तो मतलब एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। देखिए ये तो बन गया किसका, प्रेशर का। हमको क्या चाहिए, पी अपान एल ना, तो पी अपान एल तो एल से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें भी एल से डिवाइड कर दीजिए। एल का मतलब लेंथ, लेंथ का एल होगा, इसको ऊपर जब करेंगे तो हो गया एम एल के पावर -2, ठीक है ना, एल के पावर -2 और टी के पावर -2। बात समझ में आ गई। देखिए तो इसका मतलब हम प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, एम एल के पावर -2 टी के पावर -2। बात समझ में आ गई। पावर वाई है तो वाई लिख देंगे, ठीक है। मिटा दे इसको, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट कर लिए, मिटा दे इसको। चलिए इसका तो भाई काम है, बहुत ज़्यादा काम है। चलिए देखिए, अच्छा अब क्या बच गया भाई, एटा। एटा हमने बताया था आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन आप याद रखिएगा, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 होता है, इसके पावर जेड है तो जेड। ये कैसे इसका डायमेंशन हमने ये लिखा, तो आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने बताया डायमेंशन कैसे निकालता है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। फार्मूला ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिए। तो एटा का डायमेंशन ही होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसको भी याद रखिए, एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एल के पावर x है, ठीक है भाई, एल के पावर x है। अच्छा और देखिए एल के पावर x, अब इधर देखिए ये क्या है, एल के पावर -2 था ना, एल के पावर -2 था, तो इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल के पावर -2i हो जाएगा ना, तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2i, क्योंकि बेस सेम है। समझिएगा, इधर नहीं समझ में आ रहा तो इधर एल के पावर x मल्टीप्लाई एल के पावर, इधर क्या हो गया -2y, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे भी एल है तो एल के पावर -1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल के पावर जेड हो जाएगा ना। तो देखिए मल्टीप्लाई में तीनों है तो बेस सेम है, तो बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए, x -2y -z, तो ये हो गया एल के पावर x -2y -z। क्लियर हो गया। देखिए ये हो गया एल। अच्छा उसी तरह m निकाला जाए, थोड़ा बड़ा है भाई। तो देखिए m है तो m के पावर क्या हो गया y, m के पावर हो गया y, इसमें भी m है तो m के पावर z, तो मतलब प्लस हो जाएगा z ना। अब समझ में आ रहा होगा कैसे, m के पावर y मल्टीप्लाई m के पावर z, पावर जुड़ जाएगा y + z, ठीक है। अच्छा t की बात करते हैं तो t यहाँ पे है, t के पावर -2y, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई t के पावर -2y, और एक यहाँ पे है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -z। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब भाई इसमें आप देख रहे हैं कि m तो है ही नहीं, क्या करें, कुछ नहीं करना है। अभी बताया ना कि m के पावर 0 ले लेंगे। एनी डाउट, राइडिंग आउट। हाँ चलिए देखिए m के पावर 0 है और यहाँ पे ये है तो m को इक्वेट करेंगे, चलिए कर देते हैं भैया। तो देखिए m के पावर 0 और यहाँ पे हो गया m के पावर y + z,
तो क्या हो जाएगा, देखिए बेस सेम तो पावर भी सेम, तो ये हो गया 0 इक्वल टू वाई प्लस जेड, मतलब वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक बन गया, छोड़ दीजिए वहीं पे। चलिए इसको आइए एल को इक्वेट कीजिए, तो एल के पावर x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू एल के पावर 3, ये हो गया 3। तो देखिए बेस सेम है, पावर ऊपर का सेम होगा, x माइनस 2y माइनस क्या है भैया जेड है, इक्वल टू इधर 3 है, छोड़ दीजिए इतना ही पे अभी। चलिए इधर आ जाइए, t के पावर माइनस 2y माइनस जेड है ये, ठीक है ना, माइनस जेड है, इक्वल टू t के पावर -1, तो यहाँ से हो गया -2y माइनस जेड इक्वल टू क्या -1, क्लियर हो गया। इधर देखिए y इक्वल टू यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, माइनस जेड लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए इसको z को इधर ला दिए तो y इक्वल टू माइनस जेड, चलिए y इक्वल टू माइनस जेड तो इसमें ला के रख दीजिए, तो y की वैल्यू माइनस जेड, तो माइनस जेड जब रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया और जेड हो गया y की जगह, तो 2z माइनस जेड इक्वल टू -1, मतलब z इक्वल टू -1। देखिए z की वैल्यू निकल गया, यहाँ पे z की वैल्यू रख देंगे क्या -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू देखिए z की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1, इसमें लाकर रख दीजिए, तो x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 1 माइनस जेड की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 3, तो ये हो गया x माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये हो गया कितना x -1 हो जाएगा ना इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू इसको इधर ला देंगे तो हो गया 4, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू -1। तो कहाँ हमारा इक्वेशन है भाई, कहाँ कहाँ, हाँ यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे रखा जाए, इसको मिटा दे थोड़ा, चलिए चमक नहीं रहा होगा यहाँ पे, चलिए ये हो गया v इक्वल टू के, देखिए r की पावर कितना हो गया x की वैल्यू 4, तो ये हो गया 4, p अपान एल के पावर कितना y की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, ये क्या एटा की पावर जेड की वैल्यू क्या -1, तो देखिए हो जाएगा v इक्वल टू के r के पावर 4 p अपान में l, एटा की पावर -1 है, मतलब नीचे आएगा तो हो जाएगा एटा, तो देखिए ये हो गया आपका फार्मूला, या इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा v इक्वल टू के p r के पावर 4 अपान एटा l, यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू नहीं दिया इसलिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर है, बात समझ में आ गई। तो एक बात तो हमको इससे समझ में आ गया कि डायमेंशनल एनालिसिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की यूनिट मतलब वैल्यू नहीं बताती है, बात समझ में आ गई। चलिए अब एक छोटा नहीं, अब इससे भी थोड़ा सा बड़ा लेते हैं क्वेश्चन, तो आप खुद कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाफट क्वेश्चन को नोट करते हैं, मिटा दें इसको, एनी डाउट। चलिए आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा डर लगेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने किया वे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, मास, लेंथ, टाइम, ये सब। अब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, अब इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानकर हमको मास के टर्म में जो है कि बताना है, एक्सप्रेशन देना है। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे क्या कर रखा था कि ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, भाई ठीक है हमको फोर्स का फार्मूला या जो भी है बता दो, तो हम लोग क्या करते थे MLT के रूप में ला देते थे। यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया भैया क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, मतलब ये अब फंडामेंटल क्वांटिटी है। और आपको मास के टर्म में, मास यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, भाई ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन में मास जो है कि फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c है, प्लैंक्स कांस्टेंट h है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, बात समझ में आ रही है। तो आपको बताना है मास के टर्म में क्या फार्मूला आएगा, बात समझ में इतना आ गई। देखिए घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ा सा और इम्प्रूव हुआ है, मेहनत करनी है। आपको कह रहा हूँ अगर डेली आप 5 घंटे पढ़ने लगे, 5 घंटे डेली पढ़िएगा ना, तो एकदम आराम से जो आप सोचे हैं वे जरूर मिलेगा, बात समझ में आ गई। चलिए खैर देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब आप 10th पास करके निकलते हो, और ये बहुत मेहनत किए थे बोर्ड एग्जाम, बहुत मेहनत किए थे, इस बार थोड़ा आराम कर लेते हैं, 1 महीना बस 10 दिन और आराम करेंगे, इसके बाद अब तो पढ़ेंगे, जम के पढ़ा जाएगा। 10 दिन
बीत जाता है, अरे थोड़ा सा हो थोड़ा ऐसे ही करके साल भर ले लेते हैं। 11th ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप कहीं कंपटीशन एग्जाम में जाएं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ से क्वेश्चन का होता है पता है? 11th का होता है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि 11th वाले बच्चे पढ़े नहीं है और 12th में तो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं। उसी तरह 9th 10th में भी होता है। 9th में अरे अभी तो आए हैं तो आइए, इसीलिए कंपटीशन में बहुत लोग नहीं निकल पाते हैं। कारण है 11th का पोर्शन ज़्यादा होता है। 11th का आप देख रहे हैं, एक एक चीज़ समझिए आपको समझाने के लिए। चलिए आइए देखते हैं, खैर छोड़िए। हाँ, मेहनत करते रहिए डेली, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, कोई ब्रिलियंट आदमी नहीं बनना है। ब्रिलियंट बनना है लेकिन उतना नहीं कि 20 घंटा पढ़ने लगे, अगला दिन तबीयत खराब, 10 दिन ऐसे ही सो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डेली 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मेहनत करते रहिए, अपने आप 10 घंटे वाले के बराबर आ जाएंगे। चलिए आइए, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी जो है कि सबसे बड़ा सफलता का बोल सकते हैं की है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मास है वे डिपेंड किस पे कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट पे, सी पे, प्लैंक्स कांस्टेंट एच पे और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी पे। बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ से कहेंगे कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? c के, और डायमेंशन यहाँ पे ले लेते हैं x, जैसे कि अभी हम बता रहे थे। उसी तरह मास डिपेंड कर रहा है किस पे? प्लैंक्स कांस्टेंट h पे, तो ये हो जाएगा h के पावर y। उसी तरह m प्रोपोर्शनल टू क्या? कैपिटल G, तो ये हो गया कैपिटल क्या हो गया भाई? प्रोपोर्शनल टू कैपिटल G, और हमने डायमेंशन यहाँ पे मान लिया Z। क्लियर हो गया? अभी क्या हुआ, ये हम पूरा ये क्वेश्चन को पूरा बता दिए थे, ठीक है, पूरा आंसर ला दिए। जब जाकर वहाँ पे देखे हैं ना, तो हमारा स्टोरेज फुल हो गया। तो भाई कबाड़ा मोबाइल है, 1 घंटा हो नहीं पाता है, उसको खूब पूरा सारा जितना उसमें रहेगा ना पूरा हमारे गैलरी में सब उड़ाना पड़ता है, तब 1 घंटा का वीडियो बनेगा। फिर चढ़ा देंगे जब यूट्यूब पे ना, तो फिर जाके पूरा डिलीट करो, एकदम पूरा डिलीट, मतलब कुछ नहीं होना चाहिए हमारे ऐसा मोबाइल है इस समय। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आइए देखते हैं। तो एनर्जी पूरा खत्म हो गई, अब दोबारा इसको बताना पड़ रहा है, वो सब पूरा उड़ गया, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। चलिए हाँ देखते हैं, खैर हाय तो जोश, हाय सर। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए m प्रोपोर्शनल है क्या भाई? c के पावर x के, m प्रोपोर्शनल है किसके? s के पावर y के। ऐसे कर लेंगे, तीनों को कंबाइन करते हैं, क्या हो जाएगा? m प्रोपोर्शनल टू क्या भाई? c के पावर x और h के पावर y और क्या भाई? g के पावर z। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट टर्म लाएंगे, तो m इक्वल टू हो जाएगा k c के पावर x, h के पावर y और g के पावर z। प्रोपोर्शनल लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जो आपको सॉल्यूशन देखेंगे ना इसका, तो के लिया नहीं, डायरेक्ट इक्वल कर दिया, ठीक है ना, वैसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, अब आपको हमने क्या बताया कि इसका जो डायमेंशन होगा इसके इक्वल होगा, तो लिख लेते हैं क्या? डायमेंशन ऑफ m, या तो बोले तो LHS ले लीजिएगा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ RHS। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे m क्या है? मास है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है भाई? m होता है, इक्वल टू। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या है? कि तो कांस्टेंट टर्म है भाई, हटा दीजिए यहाँ पे कि। अब c क्या है? c स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है, तो मीटर का L और टाइम का भैया T, मतलब सेकेंड का T, तो ये हो गया क्या? LT के पावर -1। तो इसका मतलब C का डायमेंशन क्या होगा? LT के पावर -1। अब पावर में क्या भाई? X, तो ये हो गया x। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। h क्या है? h प्लैंक्स कांस्टेंट है। देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में इसका डायमेंशन बताया था, आपको ध्यान से समझना है। देखिए h इक्वल टू होता है E/ν। E क्या है? एनर्जी है, और एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही वर्क के डायमेंशन के इक्वल होगा। मतलब वर्क का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है? ml² t के पावर -2। अरे होता है ना W इक्वल टू Fs, तो F का फोर्स का mlt के पावर -2, mlt के पावर -2। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका L होगा, तो L से मल्टीप्लाई करेंगे तो ml² होगी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो भाई पीछे जाकर प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का हमने बताया था क्या होता है? t के पावर -1।
नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन का नहीं होगा अपॉन टी, तो टी को ऊपर लाएंगे तो टी के पावर -1। चलिए अब इसको करते हैं, तो एम एल स्क्वायर, इसको ऊपर करेंगे तो टी के पावर -2 है, ऊपर करेंगे तो टी के पावर 1, सब्सट्रेट करेंगे तो टी के पावर -1, मतलब हो गया ये यूनिट डायमेंशन। चलिए तो ये हो गया क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर -1 किसका है भाई, एच का डायमेंशन है। अब पावर में क्या लिखा है, वाई, बात समझ में आ रही है। अब आ जाइए यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मिटा दे इसको, छाप लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिटा देते हैं, छापना नहीं भाई, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए कैपिटल जी, अब देखिए आप जानते हैं एफ इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, जी MO1 M2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो कैपिटल जी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर अपान MO1 M2। तो फोर्स का क्या होता है MLT पे -2, ठीक है, और ये क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का L स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इस तरह बंद कर लेते हैं भैया। तो ये दोनों मास है, तो मास का हो जाएगा m स्क्वायर, एक m से एक m कट जाएगा। तो देखिए m को ऊपर लेके जाएंगे तो m के पावर -1, देखिए l के पावर कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 इसमें का 3, l के पावर 3 और t के पावर -2, देखिए बन गया। ये किसका है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है, ठीक है, यह डायमेंशनल फार्मूला है। अब ध्यान से सुनिए, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे, m के पावर -1, l के पावर 3, टी के पावर -2 के पावर जेड है, जेड कर देंगे, इसको मिटा दे, थोड़ा नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे के था, ठीक है, एम वाले को देखिए यहाँ पे, पहले देखिए एल यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, मल्टीप्लाई जब एक से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल के पावर x होगा कि नहीं। अच्छा इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y होगा कि नहीं, तो यहाँ पे एल के पावर 2y होगा, मल्टीप्लाई में है तो ऐड करते हैं ना, तो ये हो जाएगा +2y, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए फिर से बता दे रहे हैं, देखिए l के पावर x था, मल्टीप्लाई का साइन है, तो l के पावर 2y है, तो l के पावर 2y लिख दीजिएगा। इधर l के पावर 3 के पावर z होगा, तो l के पावर 3z हो जाएगा, और तीनों मल्टीप्लाई में है तो पावर जोड़ देते हैं ना, तो x + 2y + 3z हो जाएगा। देखिए l का लिख दिए। चलिए उसी तरह m का लिखा जाए, देखिए m m m m यहाँ पे m है, तो m के पावर कुछ नहीं तो 1, y में मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -z हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए t वाले को तो t के पावर क्या -x है, और t के पावर -y है, और इसमें t के पावर -2z है। कोई दिक्कत, जैसे बताएं उसी तरह करना है। अब देखिए यहाँ पे m सिर्फ दिया है, LT तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना ML0 T0, बात समझ में आ रही है, तो ऐसे लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला कि L वाले को L से इक्वेट करिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा दिख रहा है L0 = L के पावर x + 2y + 3z हो गया। देखिए नीचे का बेस से मैं ऊपर का इक्वल करेंगे तो x + 2y + 3z = 0, छोड़ दीजिएगा अभी यहीं पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, m को इक्वेट कीजिएगा तो m के पावर y - z = m के पावर कहाँ है, यहाँ पे 1 है, m के पावर 1, तो y - z है भाई, ये z = 1, ठीक है। इधर आ जाइए, t वाले को इक्वेट करेंगे तो t के पावर 0 = t के पावर -x - y - 2z, तो इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा -x - y - 2z = 0, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, भाई वैल्यू लानी है हमको x y z की, तो इधर से हम ऐसे लिख सकते हैं y = क्या होगा 1 + z लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए इसको ला के इसमें पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू ला के पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, x प्लस, देखिए 2 है, अब y की वैल्यू ये है, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं 2 + 2z, कोई दिक्कत। y की वैल्यू ये लाके पुट कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया, अब +3z = 0, तो ये हो गया x + 2 + 2z और 3z मतलब 5z हो जाएगा ना, = 0। क्लियर हो गया। x की वैल्यू निकाल लीजिए, x = क्या होगा, इन दोनों को इधर भेज दीजिएगा, -2 - 5z, ओके। x की वैल्यू जो आई लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए x की वैल्यू तो माइनस पहले है,
एक्स की वैल्यू -2 -5 जेड इक्वल माइनस वाई की वैल्यू लाके पुट कर दीजिएगा 1 + जेड -2z = 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये इक्वेशन भी पूरा अलग है, ये इक्वेशन पूरा अलग है, ये इक्वेशन पूरा अलग है, तो भाई किसी एक टर्म में लाना पड़ेगा। अब इसमें y ला के पुट कर दिए, मतलब ये z के फॉर्म में हो गया, ये भी z के फॉर्म में, इसमें ला दिए पूरा z हो गया। अब z की वैल्यू मिल जाएगा, आइए देखते हैं। माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5z बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। देखिएगा माइनस में 1 का करेंगे -1, माइनस में z का करेंगे, ये z है भाई, z है, हाँ z है, -z, अब -2z = 0। देखिएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा क्या, हाँ, अब 5z में से 1 z जाएगा तो 4z, अब 4z में से फिर 2z जाएगा तो 2z, मतलब +2z = 0। तो 2z = इसको इधर भेज देंगे तो -1, z = -1/2। देखिए z की वैल्यू आ गई, लाके इसमें पुट कर दीजिए, तो y = 1 प्लस, देखिए -1/2 रखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, तो y = 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा। y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, लाके इसमें पुट कर देंगे तो x = क्या हो जाएगा, इधर कर दें, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, चलिए इधर कर देते हैं। देखिएगा x = क्या लिखा हुआ है, x = लिखा है -2 और -5, z की वैल्यू कितना थी भाई, -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5/2, तो देखिए 2 दूना के 4, -4, अब 5 में से 4 घटेगा तो कितना, 1/2, मतलब x = आ गया, x = आ गया कितना, x = आ गया 1/2। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2, z की वैल्यू -1/2 लाकर इसमें पुट कर देंगे, कहाँ भाई, ये अपने इक्वेशन में यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर दें, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो देखिए m = k c के पावर x कितना है भाई, x की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 1/2, ठीक है। अच्छा, h के पावर क्या है y, अब y की वैल्यू कितना है 1/2, और कैपिटल G के पावर z है, z की वैल्यू -1/2, तो ये हो गया -1/2। तो m = हम कर सकते हैं k, देखिए रूट में, मतलब अगर पावर में 1/2 है, जैसे x के पावर 1/2 है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे √x कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों रूट में होंगे, रूट में CH। अच्छा भाई ये भी तो रूट में होगा, लेकिन माइनस में है इसलिए नीचे होगा, तो माइनस में अपान में g, तो ऐसे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, मतलब हो गया फार्मूला m = k रूट में CH/g, ठीक है ना, CH/g, कोई दिक्कत, हाँ ठीक है। चलिए तो देखिए इस प्रकार जो है कि हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। अब चाहे भी कोई चीज़ हो, अब मान लीजिए इसकी जगह कुछ और दे दे, फोर्स दे दिया होता तो हम फोर्स के रूप में निकालते हैं, बात समझ में आ रही है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस मास की जगह आपको लेंथ का बताना है, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ का कर लीजिएगा तो टाइम का भी कर लीजिएगा, हो जाएगा कि नहीं। देखिए कुछ करना नहीं है, अब भाई अगर लेंथ वाला जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे L ∝ to A, L ∝ to A, L ∝ to A, मतलब L = ये पूरा आएगा, सेम उसी तरह करना रहेगा, बस फर्क ये होगा कि L के पावर 1 होगा, ये दोनों 0 होगा। जरूर करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से आपने क्या समझा, आप यहाँ से ये समझ रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है भाई, अब जरूरी नहीं, बस आपको यहाँ पे मान लीजिए फोर्स दे दे या कुछ भी दे दे, तो अगर आपको ऐसे करने के लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए आ जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस से, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लिमिटेशन है किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। अभी हमने आपको बताया ना कि एक लिमिटेशन होता है, वैसे 4 लिमिटेशन है, बहुत सारे लिमिटेशन है उसके।
देखिए, तो सबसे पहला लिमिटेशन आपको हमने बताया है, क्या बताया भाई, कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशनल एनालिसिस जो है कि वैल्यू नहीं बताती है, वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं। मतलब जब आप डायमेंशनल एनालिसिस से कोई फार्मूला डेराइव करेंगे तो उसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी आता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के या जो भी, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। क्या आपने कभी किया था? फार्मूला में ला रहे थे तो नहीं किए थे, हमने तो प्रैक्टिकली बोला, प्रैक्टिकली के की वैल्यू 1 है तो नहीं कर सकते, ये इसका पहला लिमिटेशन है। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा ये है कि देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और उसका डायमेंशन है, मतलब उसमें क्या हमने बोला कि के जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और वे डायमेंशन लेस है, हमने ये बताया था। अगर मान लीजिए कि कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन है, तो वहाँ पे जो है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस को अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आप फार्मूला नहीं बना सकते। जैसे आप पढ़े होंगे ना, कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है, FR² अपान M1 M2 होता है, तो ये फार्मूला आप नहीं ला सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। क्यों पता है? क्योंकि ये जो कैपिटल जी है वे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाँ भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन इसका यूनिट होता है, मतलब इसका डायमेंशन होता है। क्या होता है भाई, अभी बताए ना वहाँ पे, अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, तो ये निकाल भी सकते हैं, MLT⁻², इसका हो जाएगा L² अपान M⁻², M से M कट गया, मतलब M⁻−1, L⁻3 T⁻²। मतलब जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशन है, क्या है भाई, M⁻−1, L⁻3 T⁻²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन होगा, जहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन होगा, वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करेगा, वहाँ पे आप फार्मूला जो है कि डेराइव नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा भी आपको हमने कई बार बताया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहाँ भी होंगे उसका डायमेंशनल फार्मूला जो है कि वहाँ पे आप नहीं बना पाएंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर ही नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे एक फार्मूला होता है H क्या होता है भाई, 2s cos थीटा अपान ρ हाँ यही होता है। देखिए H=2s cos थीटा अपान ρ(r)g, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है, r(ρ)g कुछ करके लिखा है, हाँ ठीक है यही है। तो ये जानते, जब आप पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में, जैसे एक कैपिलरी ट्यूब होता है, तो कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड इसमें भरता है ना, तो मान लीजिए h हाइट तक भरा, तो कितने हाइट तक भरा, तो उसके लिए फार्मूला होता है H=2s cos थीटा अपान ρ(r)g। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये cos थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ भी होंगे वहाँ पे ये डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करेगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब ये फार्मूला आप नहीं ला सकते हैं। हम भले ही दे दें आपको कि H जो है वे हाइट ऑफ फ्लूइड लिक्विड जो भी है, तो वे डिपेंड कर रहा है ये S पे, रो पे, R पे, G पे, तो आप फार्मूला तो ला देंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली ये फार्मूला नहीं ला पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वहाँ पे आप जो है कि डायमेंशनल एनालिसिस समझ लीजिए काम नहीं कर सकता, वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल टर्म होंगे, तो जैसे आप पढ़े होंगे ना, आपको बताया भी, तो उस समय e के पावर जिसे लिखा है, मान लीजिए लिखा है Q=Q0 e के पावर माइनस कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म ये है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म है। अब वैसे भी ई की वैल्यू ना जो है कि लगभग वैल्यू उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, लगभग 2.7 करके कुछ वैल्यू होता है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स के भी वहाँ पे भी डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब ये समझ गए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो या तो एक्सपोनेंशियल टर्म हो, तो वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए एक लास्ट हमारा देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस जो है वहाँ पे वे काम नहीं करता है, जिसे ऐसे एक्सप्रेशन में काम नहीं करता है जहाँ पे वे माइनस या प्लस से 2 या 2 से अधिक टर्म जुड़े हुए हों। इसका मतलब जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, इसको मिटा दे थोड़ा, देखिए ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, S=ut प्लस हाफ AT² या तो V² = U² + 2AS, ऐसे फार्मूला, मतलब ऐसे फार्मूला, ऐसे एक्सप्रेशन जो जिनके 2 या 2 से अधिक जो टर्म है वे प्लस या माइनस से जुड़े हो, तो वहाँ पे भी डायमेंशनल एनालिसिस काम नहीं करता है। आपको भले ही हम कह दें कि भी जो है कि डिपेंड कर रहा है U पे और A पे, S पे,
आप फार्मूला लाएंगे लेकिन गलत आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 या 2 से अधिक टर्म प्लस या माइनस से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस काम ही नहीं करता है। तो ये 4 लिमिटेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और वीडियो पूरा देखने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को एक एक चीज़ समझा सका हूँगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसका अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन प्रयास कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं समझ में आया तो हार मान जाए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये आप सुने ही होंगे। तो एक बार मेहनत नहीं करना है। जब दशरथ मांझी का नाम सुने ही होंगे, दशरथ मांझी जान रहे कितने साल लग गए उनको? 22 साल लगे पहाड़ तोड़ने में। अब आप सोच रहे हैं कि एक ही बार में कोई चीज़ आ जाए, पहली बार पढ़े पहली बार में आ जाए, तो असंभव है। बार बार मेहनत कीजिए। देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मेहनत कीजिए। जब आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, आखिर मुझे पूछना ही पड़े, तब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रयास पहले अपने आप पे कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वे शक्तियाँ हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अंदर इतनी खतरनाक शक्तियाँ हैं कि हमको ऐसी मंजिल तक पहुँचा सकती हैं जो आप कभी सपने भी में नहीं सोचे होंगे। लेकिन वे कब आएंगी पता है? जब आप अपने आप को बड़ा लेवल तक सोचेंगे। तो अपने आप को लेवल तक आप सोचते हैं कि अरे कैसे हो पास हो जाए एग्जाम में, बस कैसे हो। हम जब एग्जाम में थे ना, मतलब जब हम क्लास 12th में पढ़ते थे, छोड़िए क्लास 11th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 11th में पास होना बहुत मुश्किल था। पता है क्यों? ये जो आप पढ़ ले रहे हैं इतना आसानी से, पहला नंबर तो हम मोबाइल हमारे घर में था ही नहीं। मतलब मोबाइल से हमारा रिश्ता नाता बहुत दूर था, बस वे छोटा वाला फ़ोन था, उससे बातचीत वाला हो जाता था। तो आज का ज़माना है और हम लोग का मतलब हम जब पढ़ते थे तो ये सब था ही नहीं। मतलब स्कूल की बात करें, जो टीचर थे पता है, जब बच्चे कोचिंग पढ़ते थे जो लोग, उन्हीं को समझाते थे। ऐसे बट गधा सब क्या पढ़ता। हम पहली बार जब इस चैनल को शुरू किए थे तो ये कार्टून बनाए थे। मतलब ये सब हम नहीं सोचे थे कि हम पढ़ाएंगे ये इतना, मतलब एक एक चीज़ नहीं, हम मतलब कुछ अलग सोचे थे। हम कार्टून बनाते थे, तो ये कार्टून बनाए, उसमें ये चीज़ें हमने बताई हुई है। तो स्कूल में जो है कि उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। मतलब जो टीचर और हमारा जो या तो स्टूडेंट का संबंध बहुत खतरनाक था, डेंजर, मतलब डर लगता था उनसे। तो ये बातें हैं। लेकिन आज का तो दिन ही है कुछ है। मैं इसीलिए मैंने बहुत मेहनत किया। मतलब हमारा फिजिक्स से मतलब बहुत प्रेम था कि नहीं हमको फिजिक्स जानना है। हम अपने से किताब से पढ़ते थे ऐसे ही, लेकिन उतना नहीं समझ आता, फिर भी मेहनत करते करते आज जानते हैं। आज हम जो भी पढ़ाते हैं ना, उससे पहले कई लोगों का वीडियोस देखते हैं। अपना तो पढ़ा हुआ है ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दूसरों का वीडियोस देखते हैं, मतलब किस तरह पढ़ाया जा रहा है। हम कोई टीचर उचर नहीं है, हम कोई टीचर नहीं, पहली नंबर टीचर ने, फिर भी प्रयास करता हूँ जो मैंने मतलब देखो सबसे बड़ा जानते हो क्या चीज़ होता है? फीस। 500 रुपये फीस लगता थे। हम गाजीपुर में हम पढ़ते कोचिंग, तो रूम लेकर रहते थे, वहाँ पे पढ़ते थे। तो फीस सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वैसे उतना पैसा नहीं था कि मैं पढ़ सकूँ, तो मेरे दोस्त ने पढ़ाया था। मुझे उसे थैंक यू कहना है, अगर वो देख रहा हो तो थैंक यू आपको। ठीक है, चलिए, तो मेहनत करते रहना है, ठीक है ना। मेहनत खूब कीजिए, ज़बरदस्त पढ़िए, और एक एक चीज़ आपको एकदम एक एक चीज़ एक दिन सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिलेगी, ये मैं कहता हूँ। पूरी मेहनत करना है, आपको भी मेहनत करना है, हमको भी मेहनत करना है, आपको भी मेहनत करना, हमको भी मेहनत करना। इतनी बार मेहनत कीजिए कि वे शिखर पा जाइए। वही वहाँ पे जाना है जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, और आप जाएंगे। मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप जरूर जाएंगे। मेहनत कीजिए डेली 5 से 6 घंटा, ज़्यादा पढ़ने की सोचिए मत। 5 से 6 घंटा अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो आप यू आर अ टॉपर, मैं खुद कह देता हूँ। तो मेहनत कीजिए। थैंक्स एंड वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए आपके कितने फ्रेंड होंगे, मैं उम्मीद से कर सकता हूँ कम से कम 10 फ्रेंड तो जरूर होंगे। 10 फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर कीजिएगा। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।